2 by 2 r raised to power 3 by 2 सर यार upon root 29,000 2 pi क्या था into r raised to power 3 by 2 r की पावर 3 by 2 upon the root gm अपॉन में रूट gm Yeah. ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ टाइम पे 24 आ सकता है 24 into 60 into 60 तो ये यहाँ पे क्या हो गया 2 pi r को खाली हो गया r e plus h की पावर क्या 3 by 2 ठीक है। r e स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं ये by r e का स्क्वायर ये क्या g है स्मॉल g ये क्या आ जाएगा 2 pi अंडर रूट ऑफ g हो जाएगा होगा नहीं होगा और ये क्या बचेगा r e की पावर 2 r e बाहर आएगा ये आपको हो जाएगा r e plus h की पावर 3 by 2 और नीचे क्या हो गया अपना r e ये हो गया क्या अब यहाँ सॉल्व करो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 24 into 60 into root g रूट अंडर 9.81 और नीचे डिवाइड करना है 2 pi से किससे फाइनल कितना हो गया ये 6400 किलोमीटर है मतलब 10 की पावर 3 Yes sir. Same. और नीचे क्या जाएगा 6400 into 10 की पावर 3 प्लस h की पावर क्या है 3/2 इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा देखो 24 into 60 into 60 into root 9.81 into 64 into 10 की पावर 5 और क्या आ जाएगा 5 और ये इसका पावर क्या है 3/2 तो इसको क्या करो 2/3 कर दो ऐसा ना अगर 2/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 into 10 की पावर 5 सही है क्या हाँ है ना आप सॉल्व कर ये पूरा कैलकुलेट करके इसका पावर 2/3 कर कितना है उसमें से घटा देना 64 into 10 की पावर 5 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है ये देख लो बुक में कितना है 42,000 होता है किलोमीटर के आसपास बुक में है क्या देखो चेक कर सर 60 into 60 ये सेकंड्स में लेना होता है साइड में रखेगा इतनी आ रहा है अप्रोक्सीमेटली बस मैंने आज में निकाल दिया तो लिख लीजिए ये आपका 42,000 किलोमीटर के आसपास होता है 42,000 नहीं एक बार देखो ऊपर कितना बुक है निकालो कैलकुलेशन में तो देखो हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना है अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो कर लो कितना आ रहा है केमिस्ट्री के नंबर हां आज सर्च करो कितना वैसे निकाल what is the height of a geostationary satellite from मैंने इसको तो नहीं 35,786 kilometer 35,786 86 ये जा रहा था और अप्रोक्सीमेटली इतना होता है इन लोग अप्रोक्सीमेटली इतना होता है किसी का मैच हुआ था क्या इसके आसपास 930 आ रहा था बस ये 35,000 अराउंड अराउंड ठीक है इतना लिख लो तो दैट इज द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब हर यूज स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पे रहेगा अभी टाइम पीरियड 24 आवर्स का होगा हर एक सैटेलाइट वही जरूरी नहीं है जियो स्टेशनरी को इतना हाइट होना पड़ेगा ठीक है
अच्छा अब बात करते हैं एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ये कितने एरिया को कवर करता है ब्रॉडकास्टिंग, वो निकालना है। तो लिख लो अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑन अर्थ। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑन अर्थ। फाइंड आउट एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑन अर्थ। करिए, ट्राई करिए, बताइए कितना है। एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग चलो करो, ट्राई करो, सोचो, बात नहीं। सर एरिया ब्रॉडकास्टिंग एग्जैक्टली होता है क्या? एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एरिया क्या है? बर्ड्स का अर्थ का कितना पोर्शन ये ब्रॉडकास्ट करेगा। तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो। ये एरिया जो होगा यहाँ से यहाँ, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट। मैं इसको ऐसे बना दूं, ये स्क्वायर का पोर्शन बने, स्क्वायर में से बॉल निकालना है ना, वो एरिया क्या ब्रॉडकास्ट। एक इधर लगा लो, चार लगा देंगे तो पूरा कवर हो जाएगा ना। दैट इज द एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट of geospatial satellite in terms of the co-altitude angle. इसको co-altitude angle बोलते हैं, थीटा के टर्म्स में। करो ट्राई, बताओ कितना होगा। अपने को एच और आर ही पता है, एच तो पता है, लेकिन निकालो कितना है, बेटा 35,700 समथिंग है ना, 70,000 ही होते हैं ना। हाँ। तो एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बताइए। ये थीटा से कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये क्या है 90, ये कितना हो जाएगा ठीक है। क्या होगा 90 और थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल है, को एल्टीट्यूड एंगल। क्या बोलते हैं इसको, को एल्टीट्यूड एंगल। दिस इज द को एल्टीट्यूड एंगल। कभी बताइए कि देखते हैं किन लोगों को इस पास है। Try to think about it, फिर मैं बताता हूँ। थीटा के टर्म ना हाँ 460 into 10 की पावर 5 cos theta।
डिस्प्ले रेडियस नहीं कर दिया इसको देना कितना आया? ये आर cos थीटा है। देखो कैसे निकलेगा ये सॉलिड एंगल से आएगा ना अपना ये एक स्फीयर अपने सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई बनाता है। कितना बनाता है? 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना एरिया कवर होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्थ का पूरा सरफेस कितना होता है? 4 पाई आर। ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 पाई सॉलिड एंगल में जो एरिया कवर्ड है वो क्या है? 4 पाई इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। और ये जो सॉलिड एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। क्या होता है? 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। थीटा मतलब अगर कोई भी एरिया अपने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर बोलो कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, इस एंगल क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या डिफाइन कर थीटा है ना? तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? dA अपॉन r स्क्वायर। क्या करते हैं? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। याद रहेगा ये चीज? फार्मूला है कि नहीं? ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द फार्मूला फॉर सॉलिड एंगल, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सर ये 4 पाई कैसे कह रहे थे आप? ये अगर कोई एरिया है और किसी भी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। याद रहेगा? ये तो ठीक है सर। ये आपने बताया ना कि 4 पाई में 4 पाई आर स्क्वायर कवर कर रहे हैं, तो ये 4 पाई कैसे बता रहे हैं? पूरा स्क्वायर कितना एंगल बनाएगा? थीटा कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा ठीक है सर। 4 पाई 2 पाई और 2 पाई। तो यहां से देख सकते हैं, यस और नो? ये 4 पाई हो गया। तो 4 पाई में कितना एंगल एरिया कवर कर रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक यूनिट में कितना कवर करेगा? 4 पाई तो आर ई का स्क्वायर अपॉन क्या? 4 पाई। तो इतने सॉलिड एंगल में कितना करेगा? क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को? आर ई स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos थीटा। आर ई स्क्वायर इनटू 2 पाई ना, आर ई स्क्वायर इनटू 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। थीटा आपने लिए क्या है? 90 माइनस ये सब थीटा क्या पढ़ लिया? 90 माइनस थीटा। तो जो एरिया कवर्ड होगा, एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ये सब याद रखना एग्जाम में पूछा है। ब्रॉडकास्टिंग कितना हो जाएगा बताइए? 2 पाई इनटू आर ई स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos 90 sin थीटा हो गया। sin थीटा इस ट्रायंगल में देखो कितना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या? रेडियस ऑफ द आर्क। तो परपेंडिकुलर आपका रेडियस ऑफ द आर्क, हाइपोटेनस क्या है? रेडियस ऑफ द आर्क प्लस हाइट आर ई प्लस एच। हाँ वो अच्छा, तो आपको ये पता है कि जो आर ई प्लस एच कितना एरिया वो कवर करता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द सर जियो जो आपने ऐसे ऐसे वो बनाया वो सॉलिड एंगल है प्लेन एंगल है? कौन सा? ऐसे ऐसे होता साइन क्या है? वो तो सिंबल है, ओम से डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल को थीटा से ओम से करते हैं। ऐसे ऐसे नहीं, वो सिंबल है अल्फा बीटा गामा जैसे होता है ना वैसे। ठीक, लग रहा है चिड़िया बना के सर हैं। कोई बात नहीं। तो इतना एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग होगा, ठीक है। अगर इसी तरह इसी पे मैं आपको अगला सवाल देता हूँ, क्यों कर
Done? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे एक सेटेलाइट लगाऊं, इसको पोलर सेटेलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो निकालो एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द पोलर सैटेलाइट, सेम तरीके से एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पोलर सैटेलाइट, बताओ कैलकुलेटर कितना? एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पोलर सैटेलाइट, नहीं होगी ना? हाँ, ये वाली जियो स्टेशनरी में होगी ना, जो ऊपर है। नहीं, इसका बताना कितना होगा एरिया ऑफ इसको चला देंगे। चेक कर, ठीक है चेक कर। Not exact time. फिर सिंपलीफाई ऐसे हो जाएगा। चेक करते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? सॉल्व करने के लिए बोला है तो ऐसा निकालो, पूरा बता दिया मैंने।
देखिए बापे मित्तल कर रहा हूँ सर। सेम ही आ रहा है सर। हाँ सेम आ रहा है। सेम ही है। और साइन का नहीं मिलेगा कॉस थीटा देगा कॉस थीटा देगा कॉस थीटा इसमें क्या होगा यहाँ से tan फैक्टर करोगे ये वाला एरिया होगा ब्रॉडकास्टिंग का और मैं इसमें वही फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा इक्वल टू 2 पाई थीटा माइनस कॉस तो मैं ऐसा लिखूंगा कि 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना एरिया कवर होता है 4 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर एरिया कवर्ड है 4 पाई r स्क्वायर एक यूनिट में कितना कवर होगा r स्क्वायर सॉलिड एंगल में कितना कवर होगा r का स्क्वायर इनटू 2 पाई इनटू क्या 1 माइनस cos थीटा cos इसमें तो cos थीटा आएगा cos थीटा ही है इसका। एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा बेस बाई है ना cos थीटा क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसका ये होगा और x पर यहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया ना इस पर ऐसा ना cos थीटा बेस कितना हो गया cos थीटा तो cos थीटा इस triangle में। सर मैं इसे बैठूंगा cos थीटा से तो होगा थीटा दोनों में से हाँ यहाँ से नहीं कर सकते हां तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का अंडर रूट cos ये है थीटा तुम्हारा कौन है हां cos थीटा ये हो गया बेस हाँ। बाई हाइपोटेनस ये वाला हो गया ना हां ये होगा तो बेस कितना वाला निकाल सकते हैं बेस ये सुन बेस की वैल्यू कितनी होगी आधी प्लस जैसे लेंगे यार Yes, sir. इस फॉर्म में लिख लो इसको जल्दी से यहाँ पे इसको जियो स्टेशनरी का ये इसको जियो स्टेशनरी के टर्म में आ रहा है कोई और term अगर मैं इसके हाइट के टर्म में निकाला चाहूँ तो भी निकाल सकते हैं ये ट्रायंगल बना दे ये थीटा ये कितना होगा हमारा थीटा ये तुम्हारा 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 90 थीटा। तो इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा किसके बराबर होगा cos थीटा ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ये तुम्हारा 90 है ठीक है नहीं ये एंगल क्या है थीटा तो बेस ये हो गया अपॉन हाइपोटेनस क्या ये वाला ये हाइपोटेनस कितना होगा प्लस और ये तो आरी प्लस एच हो गया और बेस क्या लेना ये वाला आरी प्लस एच का स्क्वायर माइनस r प्लस ये सब क्लियर है चीज चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को एस्केप वेलोसिटी नेक्स्ट टॉपिक लिखो एस्केप वेलोसिटी नेक्स्ट लिखिए एक सेकंड देख लिए Done? So next topic लिखो escape velocity
इसमें क्या इधर है यहाँ फ्लैट सरफेस है, ये सुनो आप यहाँ पे हो कहीं तो आप किसी बॉल को फेंकते हो बातचीत नहीं तो स्मॉल स्पीड देते हो तो क्या यहाँ गिरता है प्रोजेक्टाइल की तरह, ये सुनो और ज्यादा स्पीड देंगे तो ऐसे गिरेगा और ज्यादा स्पीड देंगे तो ऐसे गिरेगा और ज्यादा स्पीड दिए तो ये अर्थ पे गिरा ही लैंड भी नहीं किया, कहाँ चला गया 5 चला गया। कितनी वेलोसिटी दे ताकि ये अर्थ सरफेस को छोड़ के स्पेस में चला जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर से, जैसे क्या बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। लिखो इस चीज को is the velocity with which an object should be thrown so that it will escape out of the so that it will It is the velocity at which an object should be thrown so that it will come out of the gravitational field of the earth. It's called escape velocity. escape velocity का अर्थ में जरूरी ना हो, किसी भी प्लैनेट के लिए हो सकती है ना, तो आप लिख लो कि escape velocity can be for any planet. किसी भी प्लैनेट से किसी चीज को आप फेंक रहे हो, कितनी स्पीड से फेंके ताकि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, फिर क्या बोलेंगे escape velocity. क्या भी बात नहीं? ये सुनो अब लिखते हैं कैसे हम निकालें, तो यहाँ पे एनर्जी देखो, अगर बहुत दूर चला गया अर्थ के फील्ड से काफी बाहर चला गया, तो वहां पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। आप जब यहाँ पे लिखाओगे काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर क्या लिखे काइनेटिक फाइनल प्लस क्या हो जाएगा पोटेंशियल लिखा है। मैं काइनेटिक इनिशियल की बात करूं तो क्या हो जाएगा हाफ mv लिख रहा है, नॉट ओनली फॉर अर्थ, किसी भी प्लेनेट के लिए, तो मास ऑफ द प्लेनेट इनटू v एस्केप का स्क्वायर, सही है कि पोटेंशियल स्टार्टिंग में क्या होगा माइनस g मास ऑफ द प्लेनेट मास ऑफ द बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ द प्लेनेट, सही लिखा है। काफी दूर चला गया काइनेटिक फाइनल क्या होगा जीरो, पोटेंशियल फाइनल में क्या होगा जीरो, इंफिनिटी की बात करें तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा हाफ मास ऑफ द प्लेनेट का स्क्वायर that will be equal to g mass of the planet mass of the body upon क्या होगा radius of the planet, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्केप की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी g mass of the प्लैनेट कैसे कैंसिल, सब प्लैनेट की कितनी घटेगी ना, बॉडी की घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखोगे क्या हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी और ये क्या हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया मास ऑफ द बॉडी, यहां से क्या मिलेगा ये मास ऑफ द प्लेनेट, और नीचे क्या बचेगा रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ये जनरल फार्मूला है फॉर एनी प्लेनेट, 2 times g mass of the planet upon radius of the planet, लिख लो this is the general formula for escape velocity for any planet। किसी भी प्लेनेट से बाहर निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। सर इसको मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन काइनेटिक वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना, इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, लिख लिया सबने यहाँ तक, यस और नो, आगे देखते तो देखो अब बात करेंगे इन केस ऑफ अर्थ, ये हम किसके लिए निकाला जनरल, अब अर्थ के लिए कितना होता है इसके वेलोसिटी को निकालते हैं इन केस ऑफ अर्थ, तो आपको याद रखना है तो इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ अर्थ radius of the into radius of the into radius of the कर सकते हैं E AB by R E square, क्या होता है स्मॉल g क्या
आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी यस और नो। जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये आर के केस में होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी। अर्थ के केस में किसी भी चीज को और सरफेस से बाहर फेंकने के लिए इतनी स्पीड देनी पड़ती है। हाई स्पीड है 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर कितना भी स्पीड है, इसलिए स्पीड से फेंकोगे और सरफेस से बाहर चली जाएगा। करेक्ट। पर नहीं अब एक क्वेश्चन लिखो कि find out the escape velocity in case of a planet. Find out the escape velocity in case of a planet whose mass is twice the mass of the Earth and radius is Sir, if mass is twice the mass of the Earth and radius is half of the Earth radius. And radius is half of the Earth radius. Half of the Earth radius. 22.4. चेक करते हैं, बाकी मैं बता दें। Yes. 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। yes sir. प्लेनेट की बात करूं रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी कितना आ जाएगा? मास ऑफ द प्लेनेट कितना था? ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ और रेडियस कितना था? हाँ देखोगे 2 times हो जाएगा ना। लेकिन सवाल ऐसा दूसरा आप याद हो बातचीत नहीं काम की बात है। इसके वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं यहाँ से 30 डिग्री पे फेंकूं या मैं यहाँ से 60 डिग्री पे फेंकूं दोनों के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम। लिखो इसको इंपॉर्टेंट। इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। Escape velocity does not depend on the what angle of projection. दोनों के लिए क्या होगा? 30 पे हो या 60 पे हो। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, उसका नाम है केपलर्स लॉ। क्या नाम है? केपलर्स लॉ। क्लियर सबने? Yes. तो नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट देखो केपलर्स केपलर ने 3 लॉ दिए थे क्योंकि म्यूजिक के फॉर्म में थे, है ना? उस समय क्या था, कोई भी साइंटिफिक लॉ देना जुर्म था पहले के टाइम में ना। लोग उसको क्या करते थे कि तुमने मेरे भगवान के विरुद्ध में कुछ नया लॉ निकाल दिया ना, जला देते थे साइंटिस्ट लोगों को उस पुराने टाइम में, है ना? केवल लोग है ना बोलते थे जो बोल दिया भगवान की किताब में लिखा है उसी को मानते थे लोग। तो केपलर ने लॉ जो म्यूजिक के फॉर्म में दिया था, बाद में जो न्यूटन है ना, न्यूटन ने इसको ट्रांसलेट किया और इस लॉ को लैटिन लैंग्वेज में दिया। ऐसा ना, तो क्या क्या लॉ थे? पहला लॉ लिखो, क्या कहता है केपलर? केपलर क्या कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था, सभी सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में घूम रहे थे, कैसे ऑर्बिट में लिया सवाल सोल्व करने के लिए? नहीं सर्कुलर लेके सॉल्व किया, लेकिन जनरली सर्कुलर पे नहीं होती, कैसे घूमते हैं वो? इलिप्टिकल। देखो कि all the planets revolve around the sun. All the planets revolve around the sun in elliptical orbits. All the planets revolve around the sun
इन कौन से ऑर्बिट में? In elliptical orbits. All the planets revolve around the sun in elliptical orbits. All the planets revolve around the sun in elliptical orbits. All the planets revolve around the sun in elliptical orbits. तो बेटा दूसरा उसने क्या बताया जैसे ये सन है तरीके से प्लैनेट होगा वो यहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा बेचारा कौन सा ऑर्बिट है एस ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट है मतलब पॉजिटिव क्लियर कितना ही प्लैनेट्स है सन के चारों घूमते हैं कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट दूसरा क्या बोला देखते हैं कि जैसे मान लो ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुंचा तो सन पे कुछ एरिया स्वेप्ट करेगा ये मान लो t1 टाइम में स्वेप्ट हुआ है कैसे ना यही प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुंचता है और इस केस में ये एरिया स्वेप्ट होता है ये मान लो t2 टाइम में स्वेप्ट होता है कैसे ना तो टाइम इंटरवल इक्वल है t1 बराबर t2 है तो एरिया स्वेप्ट भी ऑटोमेटिकली इक्वल होता है एंड द रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट क्या होता है कांस्टेंट ये केपलर ने बोला था कि लिखो सेकंड कि rate of area swept by the planet on the sun rate of area swept by the planet on the sun is constant ये फिगर बना लो और लिखना कि a1 बराबर a2 होगा if t1 बराबर t2 होगा a1 बराबर a2 होगा if t1 बराबर t2 होगा यानी कहने का मतलब रेट ऑफ एरिया से dA by dt जो है क्या होता है बेटा कांस्टेंट ये था केपलर का दूसरा लॉ dA by dt कांस्टेंट dA by dt क्या है कांस्टेंट dA by dt is a constant rate of area swept is a constant So rate of the area swept by the planet on the sun remains constant रहना कि t1 बराबर t2 है a1 बराबर क्या होगा t1 बराबर t2 अगर नहीं है तो a1 is not equal to t2 कैसा ना तीसरा ये देखो जैसे ये प्लेनेट यहाँ से चला कंप्लीट एक चक्कर लगाया है ना अर्थ कितने दिनों चक्कर लगा रखी है 365 दिन याद है ये जो टाइम पीरियड होता है प्लेनेट का किसी प्लेनेट का जो चक्कर लगा रही होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा r के तो मैंने बताया था अभी सैटेलाइट वाले में दिखाया था ना t स्क्वायर किसके बराबर आता है r के कितना थर्ड लॉ स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of the planet square of the time period of the planet the square of the time period of the planet is directly proportional to q of the semi major axis q of the semi major axis q of the semi major axis of the elliptical path q of the semi major axis of the elliptical path semi major axis of the elliptical path semi major axis क्या होता है देखो अगर ये elliptical path ये इसका फोकस इस एक्सिस को क्या बोलेंगे major axis semi major क्या बोलेंगे semi major या ये b है तो b q के प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा आया ना कैसे इन केस ऑफ सर्कल ए और बी दोनों आपस में सेम हो जाते हैं जो r के प्रोपोर्शनल आ रहा था क्लियर है तो ये तीन लॉ केपलर ने दिए अब हम अपन सेकंड का प्रूफ करते हैं dA by dt कांस्टेंट कैसे होता है ये अपन प्रूफ करके देखते हैं ना प्रूफ ऑफ सेकंड केपलर प्रूफ ऑफ सेकंड केपलर
प्रूफ ऑफ सेकंड चैप्टर। ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। नया चैप्टर क्या है, इसके बाद क्या पढ़ना है? एसएचएम सीक्वेंस में वही है ना, जो फेज का सीक्वेंस मिला है ना, एसएचएम है ना। तो अपन बात करेंगे किसकी, सेकंड लॉ का प्रूफ। देखो ये सन है अपना, ये कोई प्लैनेट है, ठीक है बेटा। तो ये हमने लाइन ड्राइंग करी, ये मान लिया ये आर है, ठीक है। अब ये dt टाइम बहुत ही स्मॉल डायमीटर, dt बहुत ही स्मॉल डायमीटर है ना, सेकंड का भी बहुत ही छोटा स्मॉल, ये सब। तो इतने में मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो एरिया सब यही होगा, तो इसको मैं बाहर करूं तो ऐसा कुछ बना रहा हूं, ऐसा हो गया। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर बना लो इधर, ये पूरा एरिया सब ये आर मान, ठीक है। और ये कितना होगा लेंथ बताओ, बी डी टी होगा। एक बार आपने क्या लिया इसका सन है, ये यहाँ से यहाँ कुछ क्या, तो एरिया सब क्या है, इसको भी जूम कर दिया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और ये यहाँ से आगे कितना चलेगा dt टाइम में, स्पीड अगर v है तो v dt, तो v dt कर दिया। इसको अगर अपन थीटा बोले, ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 माइनस देख लो पहले। मैथ पे प्रैक्टिस हो गया, मैथ देख लो। हाथ में भी काम होता है, आवाज आ रही है तुम लोगों को वहां पे मित्तल? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल करा, हाफ बेस क्या है हाफ, और हाइट क्या है, ये v dt, ये पाई cos sin थीटा हुआ, sin pi माइनस थीटा, sin pi माइनस थीटा sin थीटा ही होगा। हाफ r इनटू क्या होगा ये v dt, ये होगा क्या हाफ r इनटू v dt sin थीटा, कैसा ना। ये v dt है, ये pi माइनस क्या है तो cos, ये sin pi माइनस थीटा, sin pi माइनस थीटा sin थीटा, क्लियर है चीज। तो आप यहाँ पे स्पेशल लिख दो, ये dt को इधर ले आओ, तो ये क्या था छोटा सा एरिया अपॉन dt, तो इधर क्या बन रहा है r, साथ में क्या है ये v r sin थीटा, बाई क्या बन रहा है ये सुन देखो इसको, ठीक है। इसको क्या करो, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, mvr sin थीटा, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, याद है। अब देखो यहाँ पे नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर देखूं तो नेट टॉर्क क्या है 0, तो ये फोर्स रेडियल लग रहा है, तो अगर नेट टॉर्क 0 होता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट, कैसा ना, तो ये पूरी टर्म क्या होगी कांस्टेंट, तो सकते हैं क्या होगा l y टू ये l क्या है कांस्टेंट, और ये क्या है कांस्टेंट, यानी ये वाला भी क्या हो गया कांस्टेंट, लिख लो इसको, दैट इज द प्रूफ फॉर द सेकंड। अब बुक निकालो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो ये चैप्टर नया चैप्टर अगले क्लास में शुरू करेंगे। समझ आया प्रूफ अच्छे से?
Now, your net torque is always 0. That's why I'm going to work on. ठीक है? लाओ एक आधी क्वेश्चन करा दो. Miscellaneous problems. ले लीजिए miscellaneous problem और क्वेश्चन लिखिए. बातचीत नहीं. क्वेश्चन लिखो. The energy required to. क्वेश्चन लिखो. The energy required to. The energy required to shift a satellite. The energy required to shift a satellite from orbital radius r. Energy required to shift a satellite from orbital radius r to orbital radius 2r. From orbital radius r to orbital radius 2r is capital E. ठीक है? लिख लें यहाँ तक. What energy will be required to shift the satellite? What energy will be required to shift the satellite from orbital radius 2r to orbital radius 3r? From orbital radius 2r to orbital radius 3r. करिए ट्राई कितना आएगा? Sir, E by 3. E by 3 is the correct answer. आ गया E by 3. कितना है E by 3? सबका आ गया. पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है ऐसा तो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि a satellite goes along an elliptical path. A satellite goes along an elliptical path around Earth. A satellite goes along an elliptical path around Earth. लिख लिया आपने? A satellite goes along an elliptical path around Earth. Yes or no? The rate of change of arc length A. The rate of change of arc length A swept by the satellite. The rate of change of arc length A swept by the satellite is proportional to. Sir, the rate of change of
arc length A, the rate of change of arc length A swept by the satellite is proportional to फर्स्ट बताइए क्या हो ये लगेगा सर इसमें मल्टीपल आंसर है मल्टीपल वैल्यू से एक ही आंसर है एक ही आंसर टाइम पीरियड कुछ नहीं यही सवाल है तो आंसर टाइम पीरियड है क्या टाइम पीरियड आंसर नहीं आर के फॉर्म में बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ ए swept by the satellite is proportional to क्या आएगा किसी का भी नहीं आया सोच ही नहीं रहा हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ का क्या होता है वेलोसिटी होता है इसके प्रोपोर्शनल आएगा सर आपको जानते हैं रेडियस के फॉर्म में आएगा आर के फॉर्म में अब ये तो एडवांस आर के फॉर्म में आएगा हाँ आर के फॉर्म में किसके प्रोपोर्शनल है आर के डायरेक्टली आर के इनवर्सली आर कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इनवर्सली आ रहा है कैसे वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी और रेडियस आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इनवर्सली होगा वेलोसिटी रेडियस यूनिवर्सल प्रूव करके बताना है तो पूरा प्रूव कर ये तो सेकंड लॉ इसी का यूज करते हुए सेकंड लॉ का यूज करते हुए प्रॉपर प्रूव करिए नहीं हो जाएगा तो सर ऐसे नहीं होगा अब यहाँ लिखा है देखो dA by dt क्या होता है L by 2m तो ये ओमेगा से घूम रहा है तो क्या लिखोगे m I ओमेगा होगा एनुलर मोमेंट तो m r स्क्वायर जनरल मोमेंट इनटू क्या हो गया ओमेगा वही होगा अपॉन 2m ये क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट तो ओमेगा स्क्वायर r ये भी क्या हो गया कांस्टेंट नया कांस्टेंट और ये लिख लो r ओमेगा r क्या भी होगा ये क्या हो गया आपका c डैश d क्या हो गया
इनवर्सली क्या हो गया r हो गया नहीं हो गया हाँ वो देखना चाहिए बस। ठीक है एक और क्वेश्चन करोगे क्या लिख लो क्वेश्चन लिख लो देखिए imagine a light planet revolving around a very massive star. Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius capital R. In a circular orbit of radius capital R with a period of revolution capital T. revolving around a very massive star in a circular orbit of radius capital R. Clear? With a period of revolution capital T. With a period of revolution capital T. ठीक है? If the gravitational force of attraction between the planet and the star, the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r to the power minus 5/2. Is proportional to r की power minus 5/2. r की power कितनी है? minus 5/2. Then t square is proportional to. ठीक है? करो ट्राई कितना है? And t square is proportional to. And the star is proportional to r की power minus 5/2. Then t square is proportional to. Then t square is proportional to. कितना होगा? Then t square is proportional to. करो ट्राई करो. कितना आएगा सोच के बताओ सर 450 नहीं ये तो आसान है इसको ले लो नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे इसका मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लेना ठीक है अच्छा तो लोगों ने सॉल्व किया फिर रोटेशन का मॉड्यूल यस सर किन लोगों ने सॉल्व कर लिया 1 2 3 सबने सॉल्व कर लिया चेक करते हैं प्रूफ करना था ना 15/2 आर की पावर कितना है 3/2 नहीं ये नहीं आता इसका 7/2 है 7/2 हाँ क्या बोला था क्वेश्चन पर बताता हूँ क्वेश्चन क्या बोला था Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit ये मान लो स्टार है एक प्लैनेट है इसके चारों तरफ घूम रहा है ये सब आगे क्या बोला है of radius r with a period of revolution t if the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to minus r/2. माइनस r/2 Yes sir. माइनस r की पावर -5/2 है ना देखो ये जो फोर्स है
इसके प्रोपोर्शनल सम कांस्टेंट अपॉन r की पावर -5/2 यही है ना। हाँ अब ये फोर्स अगर सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब mv स्क्वायर के बराबर होगा नहीं होगा। तो ये c अपॉन r की पावर -5/2 ये कितना होगा मास इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या नहीं होगा। और फिर इसको लेके जाओ इधर ये नया c हो गया अपॉन r की पावर इधर नीचे आएगा -5/2 प्लस 1 कितना हो गया -5/2 कितना हो जाएगा -3/2 हो गया। तो ये आपको क्या हो गया -3/2 और ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो टाइम रेट बोला है तो इसको और इधर लेके जाओ कितना हो जाएगा c डैश और 2 का पावर 1/2 कर दो और ये कितना हो जाएगा -3/2 इनटू क्या 1/2 -3 बचेगा। अच्छा नहीं होगा ये अंडर रूट ले लेना 1/2 r का माइनस हो जाएगा हाँ हमने डिनोमिनेटर में ले लिया उसको ये क्या ये +3/2 हो गया। नहीं यहाँ पे क्या किया r नीचे गया ना। हाँ नहीं सही कह रहे सर माइनस मैं पहला fg की बात कर रहा हूँ वहाँ पे r का माइनस हट जाएगा r की पावर 5/2 दिया हाँ माइनस डायरेक्टली लाइन मसले डायरेक्टली बोलो माइनस 5 r की पावर -5/2 हाँ ये नीचे चला जाएगा ये क्या हो गया 5/2 प्लस क्या 1 हो जाएगा 7/2 हो गया r की पावर ये क्या होगा तुम्हारा ओमेगा के बराबर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया ना। हम यहाँ से टाइम पीरियड देखें ये सुनो टाइम पीरियड का था 2 पाई ओमेगा ठीक है। लोगे